विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के अंदर राजनीति विज्ञान में चौथी इकाई हमारी है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। भारतीय राजनीति के उभरते आयाम का जो पहला पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। पहले पाठ में नियोजन और विकास नीति, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका जब प्रारंभिक चिंतन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है सभी मनुष्य अपने कल के लिए चिंतित हैं, अर्थात कल के लिए चिंतन करते हैं, और इस चिंतन का जब समाधान होता है तो वो समाधान उनके भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं से संबंधित होता है। यानी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस दिशा में एक व्यवस्थित रूप से जो प्रयास किया जाता है उसको कहा गया है। तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के कदम उठाने होते हैं। 1928 के अंदर, सन 1928 के अंदर सोवियत रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के लिए, अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास हेतु इस तरह की कह सकते हैं कि प्रक्रिया को अपनाया और इस तरह से एक नियोजन को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? नियोजन को स्वीकार किया। तो आज हम भी इस तरह से भारत के अंदर जो नियोजन और विकास का जो अपनाया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसका पहला पार्ट हम पहला भाग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर हम प्रारंभ में नियोजन क्या है और ये कब अपनाया गया, इस प्रकार का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सोवियत रूस ने 1928 ईस्वी में अपनी अर्थव्यवस्था की विकास वृद्धि के लिए नियोजन को स्वीकार किया था। तो भारत में भी, हमारे देश में भी 1950 में इस प्रकार की योजना आई। योजना का गठन हुआ 15 मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा इस योजना का गठन किया गया। और ये सरकार द्वारा निर्मित एक प्रकार से गैर संवैधानिक निकाय था। ये किस प्रकार का निकाय है? गैर संवैधानिक। इस गठन और नियोजन के जो स्वरूप को स्वीकारा है, भारतीय सरकार ने स्वीकारा है, तो देश ने यहाँ देश के अंदर आर्थिक समस्याएं, विद्यमान जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसको स्वीकारा है। इन समस्याओं में देखो गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, उद्योगों और कल कारखानों के विकास करने के लिए तथा सूचना और प्रौद्योगिकी को गति देने हेतु इस प्रकार से इस आर्थिक नियोजन को स्वीकार किया गया। भारत में 1950 में सरकार द्वारा ये आयोग बनाया गया, 15 मार्च 1950 को। अब यहाँ बात आती है देश में मौजूद आर्थिक समस्याओं, ये जो बताई है, इसके लिए इस नियोजन को स्वीकार किया गया। तो ये नियोजन है क्या? नियोजन है क्या? तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये जो जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए इसको जब स्वीकार किया गया है तो कह सकते हैं कि नियोजन सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया पहला कदम ही नियोजन कहलाता है। यानी हमने इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियोजन को स्वीकार किया है। तो इन सारी समस्याओं को सोच समझकर हमने इस दिशा में कदम उठाया है और इसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया है, तो ये नियोजन कहलाया है। नियोजन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो। नियोजन को स्वीकार किया है लेकिन इसमें उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं वो साधन और प्रयास व्यवस्थित होने चाहिए और साथ साथ एक अवधि भी निश्चित होनी चाहिए। अर्थात हम जो नियोजन को स्वीकार कर रहे हैं तो नियोजन में, विकास में जो भी साधन उपयोग में आएंगे, हमारे प्रयास क्या रहेंगे और कितने समय
काल तक की अवधि तक इस प्रकार के प्रयास करने से हमें सफलता प्राप्त होगी, ये सारी बातें इस नियोजन में तय होती है। तो नियोजन आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए ऐसे कुछ शब्दों में कहते भी हैं कि नियोजन जो है वो संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है, संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद, साधन जितने भी हैं उनका अधिकतम लाभप्रद उपयोग और निश्चित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। यानी जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों और साधनों का उपयोग लाभप्रद हो और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, इस प्रकार का नियोजन के अंदर स्वीकार किया गया है। और इस कारण से ये दो बातें ध्यान में आई हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नियोजन को अपनाया गया। हम जब इसका पूरा विश्लेषण करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि नियोजन को क्यों स्वीकार किया गया। तो नियोजन के इसलिए स्वीकार किया गया कि देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। नियोजन का उद्देश्य दूसरा ये भी है, संसाधनों का समुचित उपयोग, बेरोजगारी को दूर करना, कौशल विकास करना, राष्ट्रीय विकास करना, प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर बनाना और जन कल्याणकारी योजनाओं का निकालना या जन कल्याणकारी योजनाएं लाना, इस प्रकार का उद्देश्य रहता है इस नियोजन का। तो अब हमारे ध्यान में आया होगा कि भारत सरकार ने जब 15 मार्च 1950 को ये जो नियोजन को स्वीकार किया और एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम था योजना आयोग। बिल्कुल सही, आपने अच्छा बताया, ध्यान में आपके मन में जो आया है ये अच्छा आया है। अब देखिए ये जो योजना आयोग बताया मैंने कि ये जो है ना विधि द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, ऐसा आता है। अब देखिए भारत में नियोजन एवं विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास जो चले वो 1934 से चले। कहाँ से चले? 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, उसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके अंदर उन्होंने नियोजन और विकास के क्रम में अपने विचारों को लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने आशा प्रकट की, क्या लिखा कि योजना से आगामी 10 वर्षों में जो राष्ट्रीय आय होगी, आगामी 10 वर्षों में जो राष्ट्रीय आय होगी वो दुगुनी हो जाएगी। ऐसा किसने लिखा? विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर लिखा है कि ये जो योजना बनी है और भारतीय सरकार ने इसको स्वीकार किया तो इससे आने वाले 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगुनी होगी। ऐसे ही 1944 के अंदर बम्बई योजना आई, फिर श्रीमन्नारायण की गांधी योजना आई, एम.एन. राय की जन योजना, प्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना, ये सारी योजनाएं जितनी भी आई है इन सभी का जो दिशा है, सोचने का काम है और प्रयास है, वो सारा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अधिकतम साधनों का उपयोग करने के लिए, साथ ही सबका विकास हो सके, सही दिशा में विकास हो सके, इस दृष्टि से उन्होंने इन योजनाओं के बारे में सोचा, समझा, लिखा और उनका जो प्रयास था वो एकदम सराहनीय किया जा सकता है और ये सारे प्रयास इस दिशा में सार्थक भी थे। अब देखिए भारत में नियोजन के लक्षण क्या हैं। अब ये जो नियोजन है क्यों है इसके बारे में मैंने बताया कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन नियोजन को स्वीकार किया गया। इसके बारे में विशेष बातें भी मैंने बताई है। नियोजन क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का समुचित उपयोग हो, इनके अपव्यय को रोक सके, राष्ट्रीय विकास कर सके, बेरोजगारी को दूर कर सके, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सके, कौशल विकास हो सके, ये सारी बातें परंपरागत उनके अंदर जो कौशल होते हैं उनका विकास कर सके, कोई नवीनीकृत कर सके, आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है,
प्रांत और क्षेत्रों के बीच में जो संतुलित विकास होना चाहिए, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। किसका? नियोजन का। तो ये जो सारी बातें हैं, ये नियोजन क्यों है इसके लिए। तो नियोजन के लक्षण क्या है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सत्ताधारी राजनीतिक दल या जो दलों के जो गठबंधन की नीतियाँ होती हैं वह राष्ट्रीय नियोजन और उसकी प्रकृति को प्रभावित करती है। यानी जो भी संगठन राजनीतिक दल होता है और जो सत्ताधारी होता है, वो जो सत्ताधारी संगठन होता है, गठन दल होता है, वह अपनी जो नीतियाँ बनाता है, वह नीतियाँ राष्ट्रीय नियोजन और उसकी प्रकृति को प्रभावित करती है। यानी उनकी यदि नीतियाँ अच्छी हैं तो ये जो नियोजन के जो कार्य हैं वो भी अच्छे ढंग से होंगे और उनके कहीं न कहीं उनके मन में इस प्रकार के नियोजन से संबंधित या विकास से संबंधित कुछ कमियां हैं तो वो कमियां महसूस होगी। अच्छा नियोजन राष्ट्रीय समृद्धि का प्रतीक है। यदि नियोजन ठीक प्रकार का हो, अच्छा हो, तो राष्ट्र स्तर की समृद्धि भी उसमें दिखाई देती है, उसकी झलक उसके अंदर होती है। भारत में नियोजन की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। नियोजन की प्रकृति एक जैसी नहीं रही है। आज़ादी के बाद जो लगातार इसके गठन के बाद भी कह सकते हैं, तो जो नियोजन हुए हैं उसमें निरंतर परिवर्तन दिखाई दिए। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव इस नियोजन पर दिखाई देता है। यानी ये जो वैश्वीकरण यानी जितना भी विकास जो हो रहा है, नए नए स्थापित कारखाने हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि जितना तेज़ गति से हम विकास आगे बढ़ रहा है, इसका प्रभाव इस नियोजन पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस तरह से ये हमारे सामने मूल रूप से मैंने नियोजन क्या है, कब इसका गठन हुआ है और क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में और इसके लक्षण क्या हैं, इसका आपको अध्ययन करवाया, समझाया। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपने अभ्यास के अंदर करिए, कॉपी के अंदर करिए और थोड़ा याद भी करिए ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे।